तो आज है लेक्चर 5। कल हम लोगों ने बात की थी कि लोक प्रभुता के बारे में। कल हम लोग बात कर रहे थे और ये हुआ था कि हम लोग प्रभुता के बारे में बात करेंगे। केसी वियर का जो तर्क है कि भारतीय संविधान में लोक प्रभुता है वो भ्रम है, तो इसी संबंध में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल जो पढ़ा था कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान, उसको थोड़ा सा देखेंगे कि उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। केसी वियर जिनका कहना है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, तो उसके पक्ष में वो जो तर्क देते हैं वो तर्क यह है कि जो संविधान सभा का निर्वाचन, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उसमें जो सदस्य निर्वाचित हुए थे उनका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से हुआ था। और जिन लोगों ने उनको निर्वाचित किया था वो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य थे। और प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य चुनकर आए थे वो अधिकतर या तो ऐसे लोग थे जिनके पास संपत्ति अधिक थी या वो शिक्षित वर्ग थे। तो जो उस समय का समाज था उसका जो मतलब उसके जो सदस्य थे, जो लोग थे, उसमें केवल 10% मतदाता ऐसे थे जो शिक्षित थे या जिनके पास संपत्ति थी। तो वही लोग जो है प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को चुनने में उनका हुआ, और इन लोगों ने जो है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया है। तो ऐसी स्थिति में वो केवल जनता, जो मतदाता था, उसके 10% का प्रतिनिधित्व ही करता था, जो संविधान सभा में लोग थे। तो इस स्थिति में केसी वियर का तर्क ये है कि जब जो है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से हुआ है और उसमें सभी का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये इसमें लोक प्रभुता रह ही कहाँ गई। उसमें जब सदस्यों को, जो सदस्य इनको निर्वाचित कर रहे हैं, उसमें मतदाता तो ज़्यादा ही नहीं है, तो वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व तो कैसे कर सकते हैं। तो यही इनका तर्क था। और इसी संबंध में जो लोक प्रभुता के संबंध में चर्चिल महोदय हैं, उनका कहना है कि वो आरोप लगाते हैं भारतीय संविधान पर कि ये जो है लोक प्रभुता नहीं है इसमें, क्योंकि जो इसमें जो है सभी जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं था संविधान सभा में। उनका कहना था कि ये उच्च जाति के हिंदुओं का केवल जमावड़ा थी, ये सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, उसमें सभी जातियां नहीं थी। उनका कहना था कि इसमें केवल उच्च जाति के जो सदस्य हैं वे ही जो है इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं है इसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो चर्चिल महोदय भी यही आरोप लगाते हैं। तो केसी वियर और चर्चिल महोदय लोक प्रभुता को भारतीय संविधान में पूरी तरीके से खारिज करते हैं। लेकिन इनके आरोप क्या सही हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो पूरी तरीके से सही हैं। तो अगर हम बात करें इसके विपक्ष में, अगर तर्क देखें, तो अगर हम बात करें कि 1952 का जो आम चुनाव थे, 1952 के जो आम चुनाव थे, उसमें जिस पद्धति का उपयोग किया गया था चुनाव में, वो थी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति। तो और उस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पद्धति में जो लोग चुने गए थे उसमें अधिकांश जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया था, और वो सभी जो है भारी बहुमत से निर्वाचित भी हुए थे। तो इसका मतलब है कि जो सदस्य संविधान सभा के जो लोग संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वो चुनाव लड़ने के बाद फिर से पूरे मतलब बहुमत से जीत के आ रहे हैं, और वो भी भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो लोकप्रिय थे। और अगर संविधान सभा के निर्वाचन में भी अगर ये लोग चुनाव, अगर इनका मतलब ऐसी पद्धति से, वयस्क मताधिकार पद्धति से भी निर्वाचन होता, तो भी यही लोग जीत करके जो है संविधान सभा में जाते हैं। तो ये तर्क बहुत वाजिब नहीं है कि जो है संविधान सभा में जो लोग थे उनमें वो सभी के प्रतिनिधि नहीं थे, क्योंकि यहाँ भी देखा जा रहा है कि बाद में जब चुनाव हुए तो वही लोग जीत के आ रहे हैं। तो ये तर्क तो इनका खारिज हो जाता है कि ये जो है सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। और इस बात से ये साबित होता है कि वो जो है भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वो जो हमारे प्रस्तावना में है कि हम भारत के लोग, उसका प्रतिनिधित्व वे कर रहे थे। इसके दूसरा तर्क देखते हैं कि लोकतंत्र जो हमारा अपनाया गया है वो बिना लोक प्रभुता के तो संभव ही नहीं हो पाता। अगर हमारे संविधान बनाते समय अगर लोक प्रभुता जैसी चीज़ ना होती भारत में, तो वो लोकतंत्र अपने यहाँ लागू कैसे किया जा सकता था। तो दूसरा तर्क यह दिया जा सकता है। तीसरा तर्क यह है कि जो लोग, जैसे कि चर्चिल महोदय का कहना है कि वो केवल कास्ट हिंदूज, मतलब जो उच्च वर्ग की जातियाँ थी, केवल उनका जमावड़ा था। तो ऐसा नहीं था, उसमें सभी का प्रतिनिधित्व था।
क्योंकि ये जैसे अभी यहाँ हमने कहा कि जो बाद में चुनाव हुए उसमें सभी का प्रतिनिधित्व था, तो ये बहुत वाजिब तर्क नहीं दिखता है। तो इससे ये मतलब हम लोग अगर लास्ट में देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये तर्क पूरी तरीके से वाजिब नहीं है। तो अब अगर क्वेश्चन देखें कल के जो लिखित और अलिखित संविधान के बारे में हम लोग देखते हैं, तो उससे एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं जो कि बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है कि लिखित और अलिखित संविधान, लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का अंतर नहीं। और इसका जो रीज़न दिया गया है वहाँ पे, ये असर्शन हो गया आपका, ये रीज़न दिया गया है। इसका जो रीज़न दिया गया है उसमें दिया है कि दुनिया के सभी संविधानों में लिखित और अलिखित दोनों अंश पाए जाते हैं। कल हम लोगों ने बात भी की थी कि कोई भी संविधान पूरी तरीके से लिखित या पूरी तरीके से अलिखित नहीं होता है, बल्कि वो दोनों तरीक़ों का मिश्रण होता है। और जैसा कि हम लोगों ने कहा भी था कि अलिखित संविधान में जैसे हम ब्रिटेन का संविधान ले लेते हैं, और लिखित संविधान में जैसे अगर हम भारत और यूएसए का संविधान ले लें, तो लेकिन ये है कि भारत के संविधान में भी सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, और अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का है तो वहाँ भी सारी चीज़ें अलिखित नहीं हैं। तो और ऊपर ये जो ऊपर जो असर्शन इसका दिया गया कि लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का अंतर नहीं है, तो उसका जो रीज़न दिया गया ये बिल्कुल सही है। तो अगर हमको यहाँ पे ऑप्शन टिक करना हो तो ये पहला ऑप्शन है कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा है कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है कि आर सही है, ए गलत है, ए सही है, आर गलत है। चौथा ऑप्शन है, तो इसमें पहला आंसर सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।